हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पुरुषस्य स्वरूपम। अब हम सांख्य कारिका में जब सत्कार्यवाद के माध्यम से प्रकृति की सत्ता सिद्ध कर दी, मीन्स प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति से ही सब चीज़ों की उत्पत्ति होती है। जैसे मैंने आपको बताया, प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और पंच तन्मात्राएं और 16वां मन, और उसके बाद पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद में जब प्रकृति की सत्ता सिद्ध हो गई, देखिए दो प्रमुख जो है चीज़ें बताइए हमारे यहाँ पर सांख्य कारिका में, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष, जरा ध्यान से देखिए, प्रकृति और पुरुष जो है, प्रकृति और पुरुष, यहाँ पर देखिए क्रियाशील दिखता कौन है? पुरुष। लगता हमको क्या है कि पुरुष जो है वो क्रियाएं करता है, सारे काम कौन करता है? पुरुष। लेकिन वास्तविकता क्या है कि क्रियाशील कौन है? प्रकृति। कौन है? प्रकृति। प्रकृति जो करती है वो सब कुछ प्रकृति करती है, लेकिन करती किसके लिए है? पुरुष के लिए। यहाँ पुरुष जो है वो निष्क्रिय होता है, क्रियाहीन होता है, लेकिन केवल मात्र जो है वो स्थित होता है। क्यों? क्योंकि कैवल्य की प्राप्ति किसको करनी है? पुरुष को करनी है। किसको करनी है? पुरुष को करनी है। अब देखिए, अगर प्रकृति काम करती है, अगर पुरुष नहीं हो, मान लो पुरुष की सत्ता नहीं है, पुरुष है ही नहीं, तो प्रकृति किसके लिए कार्य करेगी? तो प्रकृति को कार्य करने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता है, जो उस जिसके लिए किसी न किसी के लिए कार्य करे। तो यहाँ पर प्रकृति जो है वो पुरुष के लिए कार्य करती है। अगर पुरुष नहीं हो तो प्रकृति किसके लिए कार्य करेगी? क्यों? क्योंकि पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति करनी है, और उस कैवल्य की प्राप्ति के लिए, पुरुष के को कैवल्य की प्राप्ति कराने के लिए प्रकृति हमेशा क्रियाशील रहती है। ठीक है, इसलिए पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। पुरुष है, अगर पुरुष नहीं हो। अच्छा, दूसरी बात जो है, अगर जो है देखिए प्रकृति नहीं हो तो पुरुष तो क्रियाहीन है, तो पुरुष को कैवल्य प्राप्ति कौन कराएगा? इसलिए प्रकृति को पुरुष की अपेक्षा होती है और पुरुष को प्रकृति की अपेक्षा होती है। प्रकृति नहीं होगी तो पुरुष जो है वो कैवल्य प्राप्ति नहीं कर सकता, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। और अगर पुरुष नहीं होगा तो प्रकृति किसके माध्यम से कार्य करेगी? क्योंकि प्रकृति जो है ऐसा, यानी जब प्रकृति क्रियाशील होती तो ऐसा लगता है पुरुष कार्य कर रहा है, जो कुछ कर रहा है वह सब कुछ पुरुष ही कर रहा है। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है कि क्रियाशील प्रकृति होती है और पुरुष केवल मात्र जो है स्थित रहता है, केवल मात्र जो है मीन्स नाम का होता है। सारे क्रियाकलाप कौन करती है? प्रकृति ही करती है। इसलिए प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने के बाद अब हम पुरुष की सत्ता सिद्ध करते कि पुरुष है, निश्चित रूप से पुरुष है। ध्यान से सुनिए, सांख्य दर्शने मुख्य रूपेण प्रकृति पुरुषश्च सत्ता भवती, मीन्स यह वर्णितम भवती, मीन्स सांख्य दर्शन में मुख्य रूपेण मीन्स मुख्य रूप से प्रकृति मीन्स प्रकृति और पुरुषश्च पुरुष की वर्णित मीन्स वर्णन है। ठीक है, पुरुष चेतन रूपे प्रतिपादित, यहाँ पर पुरुष जो है उसको चेतन के रूप में प्रतिपादित किया है। ऐसा लगता है कि पुरुष जो वो चेतन, पुरुष को चेतन के रूप में प्रतिपादित किया है। देखिए सांख्य कारिका में आचार्य ईश्वर कृष्ण जो है किस प्रकार से पुरुष की सत्ता सिद्ध करते हैं, इसमें उसको उनकी सत्ता सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक कारिका दी है। देखिए उस कारिका में कहा है संघात प्रार्थत्वात्। पहला कारण दिया है उन्होंने संघात परार्थत्वात्। संघात प्रार्थत्वात्, संघात मीन्स समूह से, संगठनात्मक चीजें, जो समूह से बनी हुई चीजें, परार्थत्वात् मीन्स दूसरों के लिए ही होती है। समूह से, संघ से या संगठन से बनी हुई चीजें परार्थत्वात् दूसरों के लिए होने के कारण से यहाँ पर पुरुष जो है वो किसके लिए है? दूसरी चीजों के लिए ही है। किन चीजों के लिए? प्रकृति से जो उत्पन्न होने वाले महत, अहंकार, ठीक है, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच तन्मात्राएं, ठीक है, मन, इन सब के लिए कौन है? पुरुष है। तो यहाँ पर संघात, पुरुष जो है वो संगठनात्मक जो है वस्तुएं परार्थत्वात् दूसरों के लिए होती है। इस कारण से पुरुष जो है निश्चित रूप से है, क्योंकि जो है एक संघात्मक चीज दूसरे संघात्मक के लिए होती है। देखिए कैसे, जैसे ईंट, पत्थर आदि से, देखिए ईंट और बजरी और जो है मिट्टी आदि से बना हुआ घर, ईंट बजरी आदि से बना हुआ घर जो है वो क्या होता है? दूसरों के लिए होता है, मीन्स इसमें इंसानों के लिए होता है, मनुष्यों के लिए होता है। ये ईंट बजरी लकड़ी आदि से बना हुआ घर जो है वो दूसरों के लिए होता है। ठीक है, और जो है देख, ये एक संगठनात्मक मतलब समूह से, यानी कुछ चीज़ों के समूह से बनी हुई चीज़,
तो देखिए यहाँ घर जो है वो मकान जो है वो किससे बनता है, ईंट बजरी मिट्टी आदि से बनता है। तो जो है और ये संगठनात्मक चीज जो है वो किसके लिए है, संगठनात्मक यानी जो संगठन से बने हुए मनुष्य के लिए है, पुरुष है, मनुष्य इसके अंदर रहता है। तो यहाँ पर संघात परार्थत्वात् संगठन से बनी हुई चीजें, समूह से बनी हुई चीजें दूसरों की भलाई के लिए होती है, इसलिए पुरुष जो है वो भी समूहात्मक है, भी संगठनात्मक है, वह भी दूसरों के लिए है। अर्थात जो पुरुष अगर नहीं होता तो प्रकृति क्रियाशील नहीं होती, इसलिए पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है, क्योंकि पुरुष के आधार पर ही प्रकृति कार्यरत होती है, इसलिए जो है पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि अगर पुरुष नहीं होगा तो प्रकृति से उत्पन्न हुई महत, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच तन्मात्राएं, मन, वो सब कहाँ विराजमान रहेंगे। तो जो है संगठनात्मक चीजें दूसरों के लिए ही होती है, इससे पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। दूसरा देखिए, ये फर्स्ट हो गया। अब दूसरा रीजन दिया, दूसरा कारण दिया है त्रिगुण आदि विपर्ययात। त्रिगुण आदि विपर्ययात, त्रिगुण आदि विपर्ययात अधिष्ठानात् त्रिगुण आदि विपर्ययात मीन्स त्रिगुण आदि से विपरीत। त्रिगुण, जब त्रिगुण की बात आती है तो देखिए इसमें यहाँ पर 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं। कौन कौन से? सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस और तमस 3 गुण बताए हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक मनुष्य के अंदर जो है वो ये तीनों गुण होते हैं। क्या होते हैं? तीनों गुण होते हैं। तो देखिए त्रिगुण आदि विपर्ययात मीन्स तीनों गुणों के, सत्व, रजस और तमस आदि गुणों के विपर्ययात मीन्स भिन्नता होने के कारण से, विपर्ययात मीन्स उससे विपरीत या उससे हट करके उसकी भिन्नता होने के कारण से। देखिए किसी पुरुष में क्या होता है, सत्व गुण की ज़्यादा मात्रा होती है, किसी में रजस गुण की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में तमस गुण की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए तीनों गुणों की, सत्व, रजस और तमस आदि तीनों गुणों की विभिन्नता होने के कारण से, या जो है उनकी जो उनसे हटकर के होने के कारण से अधिष्ठानात् मीन्स इनका अधिष्ठाता, इनको स्थित रखने वाला कोई न कोई है, और वो कौन है? वो पुरुष है। ठीक है। और उसके बाद कहते हैं भोक्तृभावात्, भोक्तृभावात् तीसरा कारण दिया है यहाँ पर, भोक्तृभावात्। भोक्ता के भाव से। देखिए कार्य कौन करती है? प्रकृति। उपभोग कौन करता है? पुरुष। उपभोग कौन करता है? पुरुष। देखिए पुरुषः प्रकृति भोगम करोति, पुरुष प्रकृति का उपभोग करता है। किसका उपभोग करता है? पुरुष प्रकृति का उपभोग करता है। पुरुषः प्रकृति भोगम करोति, पुरुष प्रकृति का उपभोग करता है, परंतु प्रकृति पुरुषस्य स्थिति तो भिन्नमेव भवति, प्रकृति और पुरुष की स्थिति तो भिन्न भिन्न होती है। लगता क्या है? पुरुष कर रहा है, लेकिन प्रकृति का उपभोग कौन करता है? पुरुष करता है। प्रकृति पुरुष के लिए कार्यरत रहती है, लेकिन भोक्ता कौन है? किसको कहा गया है? पुरुष को। भोक्तृभावात् मीन्स भोक्ता के, उपभोग करने वाले, भोक्ता के भाव से। अगर प्रकृति कार्यरत तो रहेगी, काम करती रहेगी, लेकिन उसको उपभोग करने वाला, अगर उसका उपभोग करने वाला कोई होगा ही नहीं तो प्रकृति किसके लिए कार्य करेगी? तो यहाँ पर भोक्ता के भाव से, उपभोग करने वाले के भाव से भी पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है, पुरुष होता है। ठीक है। और कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च, 4th रीजन दिया है कैवल्यार्थ मीन्स कैवल्य के लिए, कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च, कैवल्य के लिए प्रवृत्त होने के कारण से। पुरुष किसके लिए प्रवृत्त होता है? कैवल्य के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए या कैवल्य के लिए प्रवृत्त रहता है, क्योंकि पुरुष का मुख्य प्रयोजन, मुख्य हेतु मीन्स इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? कैवल्य प्राप्ति। जब पुरुष कैवल्य की प्राप्ति कर लेता है, जब पुरुष इस प्रकृति की वास्तविकता को जान जाता है, उसके बाद प्रकृति पुरुष पर कार्यरत नहीं होती है, और उसके बाद जो है पुरुष को किसकी प्राप्ति हो जाती है? कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति पुरुष को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए ही क्रियारत रहती है। तो देखिए यहाँ पर इन सब यानी 4 कारण से के माध्यम से 4 हेतु दिए, 4 कारण दिए हैं। इन चीज़ों के माध्यम से, इन उदाहरणों के माध्यम से यह पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। कौन कौन से? संघात परार्थत्वात् मीन्स समूहात्मक चीज या संगठनात्मक चीजें दूसरों के लिए ही होती है, या समूह से बना हुआ पुरुष जो है वो किसके लिए होता है? प्रकृति के लिए ही है, इसलिए पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है।
ठीक है। और इसमें उदाहरण दे दिया, जिस प्रकार से ईंट, बजरी, मिट्टी, पत्थर आदि से बना हुआ घर मनुष्यों के लिए होता है, दूसरों के रहने के लिए ही होता है, उसी प्रकार से पुरुष जो वो किसी दूसरे के लिए ही है। नेक्स्ट है त्रिगुण आदि विपर्यात अधिष्ठानात, मीन्स तीनों गुणों की विभिन्नता होने के कारण से, तीनों गुणों की अलग अलग होने के कारण से, उनका अधिष्ठाता होने के कारण से, उनको स्थिर रखने वाला होने के कारण से, तीनों गुण किस में होते हैं? पुरुष में होते हैं। कौन कौन से? सत्व, रजस और तमस। भोक्तृभावात, उपभोग करने वाला होने के कारण से, देखिए कार्य तो करते हैं, लेकिन उसको उपभोग करने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। या प्रकृति कार्य तो करती है, लेकिन उसका उपभोग कौन करेगा? पुरुष। तो यहाँ पर भोक्ता के भाव में भी उपभोग करने वाले के रूप में भी पुरुष की सत्ता सिद्ध की गई है। और कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च, और कैवल्य की प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रवृत्त रहने वाला कोई ना कोई तो है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन प्रवृत्त होता है? पुरुष होता है। हालांकि पुरुष मोक्ष प्राप्ति के लिए कार्यरत रहता है, लेकिन उसका कार्य कौन करती है? प्रकृति ही करती है। पुरुष मात्र जो है वो कैवल्य चाहता तो है, लेकिन उसकी इस इच्छा की पूर्ति कौन करती है? प्रकृति ही करती है। और इस प्रकार से पुरुष की सत्ता सिद्ध की गई है। ठीक है। अब देखिए, पुरुष की सत्ता सिद्ध करने के बाद कहते हैं कि ये पुरुष जो है वो एक नहीं है। पुरुष एक नहीं है, क्या है? पुरुष अनेक है। पुरुष बहुत्व की सत्ता सिद्ध करते। देखिए कि पुरुष एक नहीं है, बल्कि क्या है? अनेक है। एक ना होकर के पुरुष क्या है? अनेक है। पुरुष एक नहीं है, अनेक है। इसलिए यहाँ पुरुष बहुत्व की सत्ता सिद्ध करते हैं कि पुरुष एक नहीं है, बल्कि अनेक है, भिन्न भिन्न पुरुष है। किस प्रकार से? देखिए, इसको इस कारिका के माध्यम से समझाया गया है। जनन मरण करणानाम, जनन मरण करणानाम। देखिए, जनन मीन्स जन्म, मरण मीन्स मृत्यु, करणानाम मीन्स आदि कार्यों के कारण से, जन्म और मृत्यु आदि कार्यों के कारण से पता चलता है कि पुरुष एक नहीं बल्कि अनेक है। देखिए, फर्स्ट रीजन है जन्म और मृत्यु आदि से, जनन मरण करणानाम, जनन मरण करणानाम। देखिए इसका मतलब क्या है? जनन मरण करणानाम मीन्स जन्म और मृत्यु आदि के कारण से, जैसे किसी एक व्यक्ति का जन्म मीन्स जन्म होता है। जब किसी एक आदमी का जन्म होता है तो सभी का जन्म तो नहीं हो जाता है। अगर पुरुष एक अनेक ना होकर के अगर एक ही पुरुष है, मान लो एक ही पुरुष है, तो क्या होगा कि जो है जब एक आदमी का जन्म होगा तो सभी का जन्म हो जाएगा। एक पुरुष मरेगा तो सभी पुरुष मर जाएंगे। तो यहाँ पर जन्म मरण, जनन मरण करणानाम मीन्स जन्म और मृत्यु आदि के कारण से, मीन्स जन्म और मरण की विभिन्नता होने के कारण से, भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न पुरुषों का जन्म और मृत्यु होने के कारण से पुरुष एक नहीं है बल्कि क्या है? पुरुष अनेक है। क्यों? अगर पुरुष एक ही होता, यदि पुरुष एक होता तो क्या होता? जब एक आदमी जन्म लेता तो सारे पुरुष, जब एक पुरुष जन्म लेता तो सारे पुरुष जन्म लेते, और जब एक पुरुष मरता तो सारे पुरुष मर जाते। इसलिए कहते हैं कि जन्म और मरण यानी जन्म और मृत्यु होने के कारण से, भिन्न भिन्न समय पर जन्म और मृत्यु होने के कारण से पुरुष बहुत्व की सत्ता सिद्ध होती है। यानी यह सिद्ध होता है कि पुरुष एक नहीं बल्कि क्या है? अनेक है। नेक्स्ट है प्रतिनियमात युगपत प्रवृत्तिश्च। प्रतिनियमात मीन्स प्रत्येक नियम में, युगपत अप्रवृत्तिश्च, अयुगपत प्रवृत्तिश्च मीन्स युगपत, युगपत मीन्स होता है समूह में, और अयुगपत मीन्स समूह में न प्रवृत्त होना। देखिए, जैसे एक आदमी खाना खा रहा है तो एक पुरुष जब खाना खा रहा है तो इसका मतलब जो है सारे पुरुष खाना खाएंगे। ठीक है। एक पुरुष सो रहा है तो सारे पुरुष जो है सोएंगे अगर पुरुष एक होता तो। लेकिन जो है प्रतिनियमात मीन्स प्रत्येक नियम में अलग अलग, प्रत्येक कार्य में अलग अलग प्रवृत्त होने के कारण से या अलग अलग प्रकार से कार्य करने के कारण से भी पुरुष जो है वो बहुत्व की सत्ता सिद्ध होती है। मीन्स पुरुष एक नहीं है बल्कि अनेक है। प्रतिनियमात मीन्स प्रत्येक कार्य में, अयुगपत प्रवृत्तिश्च जो है असमूह, युगपत मीन्स होता है एक समूह में एक साथ, और जो एक साथ प्रवृत्त न होकर के अर्थात प्रत्येक कार्य को एक साथ न करने के कारण से भी पुरुष बहुत्व की सत्ता सिद्ध होती है। इससे यह पता चलता है कि पुरुष एक नहीं बल्कि अनेक है। नेक्स्ट है पुरुष बहुत्वम सिद्धम, और पुरुष बहुत्व की सत्ता सिद्ध होती है त्रैगुण्य विपर्याच मीन्स तीनों गुणों की, सत्व रजस और तमस, जो तीन गुण बताए मैंने, सत्व रजस और तमस, इन तीनों गुणों की विपर्याच मीन्स विभिन्नता होने के कारण से भी। देखिए, किसी मनुष्य में
देखिए ये तीनों गुण, देखिए सत्व, रजस और तमस, ये तीनों ही गुण पुरुष में होते हैं। ये तीनों ही गुण होते हैं, जरा ध्यान से सुनिए, तीनों गुण होते हैं, सभी में तीनों गुण होते हैं। लेकिन किसी में क्या होता है, सत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में रजस की मात्रा ज़्यादा होती है, तो किसी में तमस की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है। अब जिसमें सत्व गुण की मात्रा ज़्यादा होती है वह जो आध्यात्मिक रूप से जो है मीन्स जो है आत्मा परमात्मा में विश्वास करने वाला मनुष्य होता है, पूजा पाठ आदि में ध्यान रखता है। रजस की मात्रा जिसमें ज़्यादा होती है वो अधिक गतिशील होता है, और तमस की मात्रा जिसमें ज़्यादा होती है वह तामसिक प्रवृत्तियों से युक्त होता है, वह अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ रहता है, आलस्य, अज्ञानता, ठीक है, इस प्रकार के जो है तमोगुण जो है वो उसके अंदर निहित रहते हैं। देखिए तीनों ही गुण सभी में होते हैं, सभी के अंदर तीनों गुण होते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही गुण जो है किस प्रकार से, एक दीपक में जो है दीपक, तेल और बत्ती, इन तीनों की तरह जो है, जिस प्रकार से दीपक, तेल और बत्ती तीनों मिलकर के प्रकाश देते हैं, उसी प्रकार से ये तीनों गुण मिलकर के एक पुरुष के अंदर, एक मनुष्य के अंदर कार्य करते हैं। ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, त्रिगुण्य विपर्याच, इस तीनों गुणों की विभिन्नता होती है। किसी में सत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में रजस की ज़्यादा होती है, तो किसी में तमस की ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि जो है सभी में सत्व गुण की मात्रा ज़्यादा होती है, या सभी में रजस गुण की मात्रा ज़्यादा होती है, सभी में तमोगुण की मात्रा ज़्यादा होती है, या सभी के अंदर जो तीनों ही गुणों की मात्रा समान होती है। तीनों गुणों की मात्रा समान अगर होती तो क्या होता, सभी मनुष्य एक ही स्वभाव के होते, सभी की प्रकृति एक जैसी ही होती है, लेकिन सभी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग आध्यात्मिक आत्मा परमात्मा में विश्वास रखने वाले होते हैं, सात्विक गुणों से युक्त होते हैं, कुछ लोग रजोगुण से युक्त होते हैं, तो कुछ लोग जो है तामसिक प्रवृत्तियों वाले होते हैं। इस प्रकार से तीनों गुणों की विभिन्नता होने के कारण से, तीनों गुणों की विभिन्नता होने के कारण से पुरुष बहुत्व की सत्ता सिद्ध होती है, पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है। इससे यह पता चलता है कि पुरुष एक नहीं बल्कि क्या है, अनेक है। देखिए वापस से इसमें क्या कहते हैं, जन्म और मृत्यु की विभिन्नता होने के कारण से, या भिन्न भिन्न समय पर जन्म और मृत्यु होने के कारण से, और प्रत्येक कार्य में एक साथ प्रवृत्त न होने के कारण से, और तीनों गुणों की विभिन्नता होने के कारण से पुरुष की अनेकता, पुरुष का बहुत्व, इस पुरुष का एक न होकर के अनेक होना सिद्ध होता है। प्रकृति एक ही है, प्रकृति क्या है, एक ही है, प्रकृति केवल हमारी जो प्रकृति जो है वो एक ही है। ठीक है। लेकिन पुरुष क्या है, बहुत्व है, मीन्स अनेक है, पुरुष अनेक है। क्यों? क्योंकि इसका कारण, इसको जो है ये पुरुष अनेक किस प्रकार से है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है 3 रीजन यानी 3 कारण दिए हैं कि जन्म और मृत्यु की विभिन्नता होने के कारण से, या भिन्न भिन्न समय पर जन्म और मृत्यु होने के कारण से पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है। सभी के एक साथ एक समूह में कार्य के लिए प्रवृत्त न होने के कारण से जो है पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है, और तीनों गुणों की विभिन्नता होने के कारण से सभी मनुष्यों में ये तीनों गुण अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार से पुरुष बहुत्व यानी पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तीनों गुणों के बारे में, सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों के जो है क्रियाओं के बारे में, इसमें क्या क्या होता है, सत्व रजस कैसा होता है। जैसे सत्व गुण जो है वो हल्का होता है, ठीक है, और जो है ये रजस गुण जो है ये क्या होता है, वो थोड़ा सा जो है गतिशील होता है, और तामसिक गुण जो है वो अंधकार से युक्त होता है, भारी होता है। प्रत्य, अप्रत्य, विषादात्मका, प्रकाश, प्रवृत्ति, नियमार्था, देखिए ये प्रकाशित करने वाला होता है। ठीक है। ये कार्यों में प्रवृत्त करने वाला होता है, कार्यों में लगाने वाला होता है, क्रियाशील बनाने वाला होता है। ठीक है। और जो है ये तमस गुण जो हमारा, ये क्या होता है, रोकता है, काम करने से हमको रोकता है। सत्वगुण प्रकाशित करता है, रजोगुण कार्यों में प्रवृत्त करता है, कार्यों में लगाता है, और तामसिक गुण जो तमस गुण जो होता है वो काम करने से मनुष्य को रोकता है। उसके भिन्न भिन्न प्रकार और भिन्न भिन्न प्रयोग, ये तीनों ही गुण जो है मनुष्य में होते हैं, और जो है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं मनुष्य के शरीर में, ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। इसमें इतना ही।